मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुमसे मुराद तुम दोनों नहीं सिर्फ तुम हो, रोशन खान ने ये कहा था। मैं उससे बहस में उलझ गया। हम दोनों बहस में पड़े थे। मुझ पर क्लाशनकोफें तानने वाले भी हम दोनों की तरफ मुतवज्जे थे। पलवशा उस वक्त फिरोज खान के करीब खड़ी थी। अचानक मेरे कानों में फिरोज खान की जोरदार कराह पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो घुटनों के बल गिर गया था और उसके क्लाशनकोफ थामते हुए पलवशा उसके अकब में हो गई थी। दाएं बाएं खड़े आदमियों ने अपनी क्लाशनकोफें उसकी तरफ सीधी की, लेकिन अगर वो गोली चलाते तो उनकी गोली पहले फिरोज खान को लगती। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने फौरन छलांग लगाई और एक हाथ हैरान परेशान रोशन खान के दाएं कंधे से नीचे गुजार कर दूसरा हाथ उसकी गर्दन से लपेटकर उसे पीछे घसीट लिया। तकलीफ भरी आवाज उसके मुंह से खारिज हुई, लेकिन मैं उसे घसीट कर करीबी दीवार के करीब हो गया। ग्लॉक पिस्टल उसके सर से लगाकर मैं धाड़ा। अगर किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो सर उसके जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। रोशन खान खरखराया, तुम बच नहीं सकते। मैं इत्मीनान से बोला, मगर इससे पहले तुम्हारा नंबर आएगा। पलवशा क्लाशनकोफ की नाल फिरोज खान के सर से लगाकर खुद उसके अकब में खड़ी थी। रोशन खान तकलीफ से कराहता हुआ बोला, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि फिरोज खान के एक साथी ने पलवशा की तरफ क्लाशनकोफ तान कर 2-3 गोलियां फायर की, लेकिन ये एक इज़्तिरारी हरकत थी। गोलियां फिरोज खान और पलवशा के सर के ऊपर से गुजर गई थी। उसके साथ ही वो गुर्राया, हथियार फेंक दो वरना। मगर वरना से आगे वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। रोशन खान की गर्दन से पिस्तौल हटाकर मैंने उसकी तरफ गोली दाग दी थी। वो तिरछा मेरे सामने खड़ा था। गोली उसके बाएं कान से 2 इंच ऊपर खोपड़ी में पेवस्त हो गई थी। उसके दूसरे साथी ने एकदम क्लाशनकोफ का रुख मेरी जानिब मोड़ दिया और फायर खोल दिया। 3-4 गोलियां रोशन खान की छाती में लगी थी। मैं फौरन रोशन खान के मोटे जिस्म की पनाह में हो गया। उसके साथ ही मेरे कानों में क्लाशनकोफ की मुसलसल तड़तड़ाहट की आवाज गूंजी। वो पलवशा थी। उसने मजीद इंतजार किए बगैर हाथ में पकड़ी क्लाशनकोफ को ब्रस्ट पर सेट करते हुए बैरल घुमा दी थी। 3 बंदे नीचे गिरे और 4 आड़ की तलाश में भागे। मैंने एकदम पिस्तौल सीधा करते हुए 2-3 दफा ट्रिगर दबाया। 2 आदमी मजीद गिर गए थे। उसी वक्त भागते हुए दोनों आदमी एक कमरे में घुस गए। दूसरे कमरे से एक आदमी भागकर बाहर निकला और पलवशा की गोली का शिकार होकर नीचे गिर गया। हमें वहां मौजूद आदमियों की सही तादाद का अंदाजा नहीं था। मैं भागता हुआ मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। पलवशा ने मुसलसल फायर करते हुए मैगजीन खाली की और फिर हाथों में मौजूद क्लाशनकोफ नीचे फेंककर उसने एक मरे हुए आदमी की क्लाशनकोफ उठा ली। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा। पलवशा मुसलसल उस दरवाजे की जानिब फायर कर रही थी जिसमें वो दोनों गायब हुए थे। बगैर किसी शक व शुबे किए वो एक तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह मेरा साथ दे रही थी। जब तक मैंने दरवाजा खोलकर मोटरसाइकिल बाहर न निकाल ली, वो जमीन पर लेटकर कमरे की जानिब मुसलसल फायर करती रही। वो कमरे में जाने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि वो हमारी जानिब फायर कर सकें। मोटरसाइकिल बाहर निकालते ही मैंने हॉर्न बजा दिया। वो जमीन से उठकर उल्टे कदमों पीछे आने लगी। करीब आते ही मेरे पीछे नशिस्त संभालते हुए वो बोली, चलो। वो मोटरसाइकिल के कैरियर की जानिब मुंह करके बैठी थी। मेरी पीठ के साथ उसने पीठ जोड़ी। यकीनन वो अपने अकब को गैर महफूज नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके कहने से पहले ही मैंने क्लच छोड़कर रेस घुमा दी। मोटरसाइकिल आगे बढ़ी और उसके साथ उसने फायर खोल दिया। मैंने अपनी तवज्जो मोटरसाइकिल चलाने पर मबजूल रखी। सड़क पर चढ़ते ही मैंने पूछा, कहाँ जाना है? बोली, अंगूर अड्डे तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। बेहतर यही है कि मोटरसाइकिल कमांडर अब्दुल हक के हवाले करके पैदल ही कहीं निकलते हैं। ये कहते हुए वो घूमकर सीधी बैठ गई, क्योंकि कबील खान के आदमी अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए पूछा, दिमाग तो ठीक है? वो बोली, ठीक होता तो तुम्हारे साथ होती। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, बड़ा एहसान है तुम्हारा। ये जो अभी भुगत करा रहे हैं इसकी वजह तो मैं ही हूँ। वो बोली, अगर वजह मैं हूँ तो तुम्हारे जैसे अनाड़ी निशानेबाज का सामना भी तो मुझे ही करना पड़ा। हा 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 हा। मैंने हंसते हुए कहा, सही कहा। इस मर्तबा मैंने खुले दिल से कहा लगाया था। उसने भी मेरी नकल उतारते हुए मुझे चिढ़ाया। मुझे मालूम था कि कबील खान के आदमी हमारी तलाश में सड़क पर ही हरकत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उस वक्त तक सड़क नहीं छोड़ सकता था जब तक किसी महफूज जगह पर न पहुंच जाऊं। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि उनके जो आदमी अंगूर अड्डे में मौजूद थे वो हमें पकड़ने में अपने आदमियों की मदद कर सकते थे, जैसे उन्होंने हमें अलाम खेल में घेर लिया था। ये सोचते ही एकदम मैं रुक गया। अब क्या हुआ? मैंने कहा, कहीं उनके आदमी रस्ते ही में हमारे मुंतजिर न हो। मैंने दिल में पलने वाला अंदेशा उसके सामने रख दिया। वो बोली, इसीलिए तो पहले मना कर दिया था, मगर तुमने पहले किसी की सुनी नहीं। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने मोटरसाइकिल उस जानिब बढ़ा दी जिस तरफ मैं और सरदार कबील खान के साले खायस्ता गुल को लेकर गए थे। वो बोली, अब किस तरफ चल पड़े? मैंने कहा, फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए हमें किसी ऐसी जगह छुपना पड़ेगा जहां कबील खान के आदमी हमें ढूंढ न सकें। बोली, बड़े अक्लमंद हो गए हो। और उसके साथ ही उसने मेरे पेट में उंगली चुभोते हुए कहा। मैंने भी बुरा मनाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश न किया करो। वो बोली, उफ, कसम से कितना दिखावा करते हो, वरना ग्लास पर गोली चलाते वक्त तुम्हारा सांस निकला जा रहा था।
میں نے दांत पीसते हुए कहा, वो इस वजह से कि मैं नहीं चाहता था कि कोई बेगुनाह मेरे हाथों जहन्नम रसीद हो। वो बोली, बस करो यार, मैं जानता हूँ। मैं उसकी फजूल बातों का जवाब दिए बगैर मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता रहा। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। बोली, अगर मुझे मोटरसाइकिल चलाने दो तो शायद हम किसी महफूज जगह पहुंचने में आसानी हो। मैंने कहा, आराम से बैठी रहो। उसे झिड़कते हुए मैंने रफ्तार तेज कर दी। तमाम रास्ता पथरीला था। मोटरसाइकिल उछलती हुई आगे बढ़ती रही। हेडलाइट जलाना मेरी मजबूरी बन गई थी, वरना रोशनी के दूर से नजर आने का खतरा बहुत ज्यादा था। उस वक्त हम एक नाले में सफर कर रहे थे। आगे जाकर ये उस नाले के साथ मिल रहा था जिसमें हमने खाइस्ता गुल को कत्ल किया था। लेकिन मैं उस तरफ नहीं मुड़ा था क्योंकि उस नाले में 200-300 मीटर आगे जाकर चढ़ाई इतनी सख्त हो जाती थी कि मोटरसाइकिल पर सफर करना नामुमकिन रहता था। नाला पहले तो सड़क के साथ मुतवाजी चलता रहा, आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता सड़क से दूर हटने लगा। सड़क हमारे दाएं हाथ रह गई थी। अंधेरा मजीद गहरा होने लगा था। मैंने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि ये नाला आगे किस जगह जाकर निकलेगा? वो बेपरवाही से बोली, जब तुमने अपनी मर्जी ही करनी है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो, क्योंकि तुम मेरे साथ काम करने का मुआवजा वसूल करके खर्च भी कर चुकी हो। मेरे लहजे में तंज की बजाय मिजाह का अंसर नुमाया था। जाने क्यों उससे बेतकल्लुफ होने को दिल करने लगा। वो बोली, बहुत बातें करनी आ गई हैं। उसने तंजिया अंदाज अपनाने की कोशिश की मगर लहजे में शामिल खुशी छुपा न सकी। मैंने कहा, मोहतरमा, इस बार दुश्मन के हाथ चढ़ गए तो पूछगिछ में वक्त जाया नहीं करेंगे। वो बोली, पहली बात तो ये कि मैं मोहतरमा नहीं हूँ और तुम बार बार मुझे इसी से मुखातिब कर रहे हो। दूसरा, पहले हम बेखबरी में मार खा गए थे। मैंने कहा, अब कौन सी तोप तुम्हारे पास है? एक क्लैशनकोफ और पिस्तौल से कब तक मुकाबला करेंगे? वो जोरदार अंदाज में बोली, डरपोक। और फिर मेरे जवाब देने से पहले मोटरसाइकिल झरझरा कर खामोश हो गई। यकनशुद्ध दो शुद्ध। खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते मैं नीचे उतर गया। वो भी खामोशी से नीचे उतर गई। करीब मौजूद 2 दरख्तों के एक छोटे से झुंड में मोटरसाइकिल छुपाकर मैं उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। उसके हयूले को देखकर अंदाजा होता था कि वो भी मेरी जानिब मुतवज्जे थी। मैंने पूछा, अब क्या करें? वो बोली, मुझे क्या मालूम, मैं तो यूं भी बकौल तुम्हारे मुलाजिम हूँ। मैंने कहा, इसमें शक ही क्या है? ये कहकर मैं नाले ही में आगे बढ़ गया। वो बोली, तो फिर पूछते क्यों हो? मैंने कहा, मालिक का पूछना और मुलाजिम का जवाब देना फर्ज बनता है। वो बोली, चलो वो तो बात का मामला है, पहले तुम पिस्तौल मेरे हवाले करो। मैंने पूछा, किस खुशी में? बोली, क्योंकि वो तुम मेरे हवाले कर चुके थे। मैंने कहा, याद करो, आर्जी तौर पर दिया था। बोली, नहीं, कोई आर्जी नहीं दिया था और इस बारे में पहले बता चुका था। करीब पहुंचकर उसने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे रुकने पर मजबूर किया और तुम ये क्लैशनकोफ अपने पास रखो। पिस्तौल उसके हवाले करके मैंने क्लैशनकोफ थामी और मुंह बनाते हुए कहा, जानती हो ये पिस्तौल तुम्हारी क्लैशनकोफ से 6 गुना ज्यादा कीमती है। वो इत्मीनान से बोली, ये तो यूं भी मेरा मुआवजा है। मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा, मार खाने के लिए कोई मौका महल भी देख लिया करो। बोली, मेरा ख्याल है आज 2-2 हाथ हो जाने चाहिए ताकि तुम्हारी ये गलत फहमी तो दूर हो जाए। उसने पीछे से मेरी कमीज को पकड़कर खींचा। मैंने कहा, हर वक्त हिमाकत के मूड में न रहा करो। एक झटके से उसके हाथ से कमीज छुड़ाकर मैं आगे बढ़ गया। बुज़दिल, सिर्फ बातें करना आती हैं, चिढ़ाने वाले अंदाज में कहते हुए वो मुझसे आगे बढ़ गई। चढ़ाई शुरू हो गई थी और चढ़ाई चढ़ने में पूरी कोशिश के बावजूद मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाता था। इसलिए मैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करने की बजाय उसके अकब में चलता रहा। ऑक्सीजन की सतह उस इलाके में बहुत कम है, इस वजह से थोड़ी सी मुशक्कत ही से बहुत सांस चढ़ जाता है। थोड़ा सा चलते हुए पलवशा ने अपना रुख तब्दील कर लिया था, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछने की जरूरत इसलिए भी महसूस नहीं की कि वो मुझसे कई गुना ज्यादा उस इलाके से वाकिफ थी। 16-17 का चांद निकल आया था, लेकिन अभी तक वो मशरकी जानिब मौजूद बुलंद पहाड़ की ओट में था। इसके बावजूद अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। चढ़ाई चढ़ते ही हमें सड़क नजर आने लगी थी। 3 गाड़ियां अंगूर अड्डे की तरफ जा रही थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो गाड़ियां कबील खान के आदमियों की ही थीं, लेकिन ये यकीनी बात नहीं थी। हो सकता था कि वो कोई और लोग हों। पलवशा तेज रफ्तारी से अपने रास्ते पर बढ़ी थी। मैं मुश्किल से उसका साथ दे पा रहा था। वो पहाड़ी की बुलंदी पर आगे बढ़ती रही। घंटा भर इसी तरह चलने के बाद वो एक नाले में उतरने लगी। चांद की रोशनी में हमें रास्ता वाज़ेह नजर आ रहा था। नाले में उतरकर वो उसी नाले में आगे बढ़ने लगी। मैं भी खामोशी से उसकी मैयत में चल पड़ा। वो पहाड़ी इलाके में चलने की माहिर थी और उसकी वजह यही थी कि पहाड़ों ही में पली बड़ी थी। उसके साथ मुजाहिदीन के माहिर लड़ाकों से लड़ाई भिड़ाई की तरबियत भी हासिल कर चुकी थी। एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर होने के बावजूद मुझे लगता था कि वो मुझसे ज्यादा सख्त जान है। उसका तजुर्बा मुझे तब हुआ था जब मैं उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बावजूद उससे फकत नाम ही ना उगलवा सका था। उसने काफी देर से छाई खामोशी को तोड़ा। थक तो नहीं गए? मैंने कहा, चलते रहो। उसने रुकते हुए पूछा, अगर चाहो तो चंद मिनट आराम कर लेते हैं। मैंने कहा, जरूरत नहीं, और मैं उससे आगे बढ़ गया। बोली, अच्छा, मैं थक गई हूँ, चंद मिनट आराम कर लेते हैं। इस मर्तबा उसने अपना नाम लिया, लेकिन इतना तो मैं जानता था कि वो बिल्कुल भी नहीं थकी थी। मैं एक करीबी पत्थर पर बैठते हुए मुस्कुराया, थक गई हो या थक गए हो? वो मेरे सामने पत्थर पर बैठ गई। बोली, मेरी मर्जी, जो कहूँ, अलबत्ता तुम मुझे लड़का ही समझो।
मैंने पूछा कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बोली 4-5 घंटे लग जाएंगे। मैंने पूछा इसका मतलब है रात चलते हुए बीतेगी? उसने संजीदा लहजे में मशवरा दिया, अगर चाहो तो कोई मुनासिब जगह देखकर आराम कर लेते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं। वो उठकर चल पड़ी तो फिर चलो। हमारा सफर दोबारा शुरू हुआ। नाला दर नाला हम तेज रफ्तारी से चलते रहे। रस्ते में 2-3 दफा पानी पीने के लिए रुकने के अलावा हम न रुके। रात कोई 1 बजे का अमल होगा जब हम कमांडर नसरुल्लाह की बैठक के सामने पहुंचे। चाबी मेरी जेब में मौजूद थी। चारपाई पर ढेर होते हुए वो पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, सख्त भूख लग रही है। भूख मुझे भी लगी थी, लेकिन उस वक्त खाने का बंदोबस्त होना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से एक कोने में लटकी लालटेन जलाने लगा। उसने कहा, हमें चंद दिन तक छुप कर रहना पड़ेगा और बेहतर होगा तुम इस बैठक से बाहर न निकलना, जबकि मैं कुछ दिन अपने घर गुजारूंगा। मैं गहरा सांस लेते हुए चारपाई पर बैठ गया। वो बोली, ऐसा करो एक मुखाबरा मुझे दे दो। मैं रोजाना रात को 8-9 बजे के दरमियान मुखाबरा ऑन रखूंगा। अगर कोई जरूरी बात हो तो मुझे बुला लेना, वरना हफ्ते के बाद मैं आ जाऊंगा और इकट्ठे बैठकर कोई लाया अमल बना लेंगे। मैं तंजिया लहजे में बोला, मेरा ख्याल है ये तय करना मेरा काम है कि हमें क्या करना है। उसने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, राजा साहब, इन हालात में इससे बेहतर तुम कुछ सोच ही नहीं सकते। चंद दिन तक कबील खान के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश में सरगर्दा रहेंगे और उनमें कम से कम 2 आदमी ऐसे जरूर थे जो हमें शक्ल से जानते थे, बल्कि सकलैन खान के बेटे की शादी में शिरकत करने वाले तमाम अफराद हमें शक्ल सूरत से पहचानते हैं। गो वो कबील खान के आदमी तो नहीं है, मगर उनमें कई एक ऐसे जरूर होंगे जिनके कबील खान के मुख्तलिफ आदमियों से अच्छे ताल्लुकात होंगे, इसलिए हमारा चंद दिन तक मंजर आम से हट कर रहना बेहतर है। मैंने कहा, तो क्या चंद दिन के बाद वो हमारी तलाश तर्क कर देंगे? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, लेकिन तलाश में वो तुंदी नहीं रहेगी। मैंने कहा, मेरे सफरी थैले से एक आईकॉम और उसकी फालतू बैटरी निकाल लो। मैंने मेज पर पड़े अपने थैले की जानिब इशारा करते हुए गोया उसके साथ मुत्तफिक होने का ऐलान किया। मेरा थैला खोलते ही उसने आईकॉम सेट और उसकी बैटरी निकाल कर कहा, याद रखना, चैनल नंबर 11 पर रात 8 से 9 बजे के दरमियान मैं मुखाबरा ऑन किया करूंगी। उसे जाने पर आमादा देखकर मैंने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम अभी जा रही हो? असबात में सर हिलाते हुए वो शरारत से मुस्कुराई, हाँ, मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं है और फिर मैंने शादी में डांस करके कुछ रकम भी इकट्ठी कर ली है। इससे पहले कि तुम ये रकम चोरी कर लो, मैं ये भी अम्मी जान के हवाले कराऊं। मैंने सर झटकते हुए कहा, फजूल। बोली, वैसे याद आया तुम मेरी क्लैशनकोफ कहाँ फेंक आए थे? मैंने कहा, बड़ी जल्दी याद आया। बोली, नहीं, याद तो काफी देर से था, पूछने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा, सकलैन खान की बैठक से निकलते वक्त मैंने पास खड़े आदमी के हवाले कर दी थी ताकि किसी को शक न हो कि मैं भागने के चक्कर में हूँ। असबात में सर हिलाते हुए उसने गहरी निगाह मुझ पर डाली। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो अजीब से लहजे में बोली, अपना ख्याल रखना और दरवाजा याद से कुंडी कर देना। ये कहकर वो बाहर निकल गई। दरवाजा कुंडी करने से पहले मैंने बाहर झांका। वो तेज कदमों से वहाँ से दूर जा रही थी। दरवाजा कुंडी करके मैं अंदर आ गया। मेरी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। दरवाजा खोलने से पहले मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 7 बज रहे थे। दरवाजा खोलने पर सफेद रीश कमांडर नसरुल्लाह का मुस्कुराता चेहरा नजर आया। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए वो अंदर दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम कहकर मैंने उसका मुसाफे के लिए बढ़ाया हुआ हाथ थामा। उसने पुरशफकत मुस्कुराहट से पूछा, मेरा ख्याल है पहले मैं नाश्ता ले आऊं? मैंने ताईद में सर हिलाया, बहुत अच्छा ख्याल है। बोले, अकेले हो या पलू खान साथ है? मैंने कहा, अकेला हूँ, लेकिन नाश्ता आप 2 बंदों का ही लाएं, कल रात का खाना नहीं खा सका। मेरी बात पर वो इस बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। उसने भी मेरे साथ ही नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान ही मैंने उसे कल के वाक़ये के बारे में तफसील से बता दिया। तमाम तफसील खामोशी से सुनकर उसने मुझसे मोटरसाइकिल छुपाने की जगह के बारे में पूछा और कहने लगा, मोटरसाइकिल की फिक्र न करो, मैं मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा, कहीं मोटरसाइकिल की वजह से आप लोगों पर तो कोई बात ना आ जाए? वो बोले, बिल्कुल भी नहीं, मोटरसाइकिल के अंदर तब्दीलियां करना कौन सा मुश्किल काम है। यूं भी जहाँ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के कागजात और नंबर प्लेट वगैरह नहीं होती। और मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। नाश्ते के बाद वो बर्तन समेट कर बैठक से निकल गया, जबकि मैं एक बार फिर आराम के लिए लेट गया। अगले 2 दिन मैंने बैठक में आराम करते गुजार दिए। तीसरे दिन कमांडर नसरुल्लाह नाश्ता लेकर आया तो बैठते साथ कबील खान का जिक्र छेड़ दिया। बोला, कबील खान अफगानिस्तान से वापस पहुंच गया है और कल अपनी तबाहशुदा हवेली का जायजा लेने गया था। सुना है वो जल्द से जल्द अपनी हवेली दोबारा तामीर करना चाहता है। मैंने कहा, लाजमी बात है, उसका याशी का अड्डा जो है। और नाश्ते की तरफ मुतवज्जे होते हुए मैंने पूछा, वैसे आपको कैसे पता चला? यकीनन मुजाहिदीन उसकी नक्लो हरकत पर तो नजर रखते होंगे। उसने इस बात में सर हिला दिया, बिल्कुल सही, बस गुज़श्ता रात इत्तेफाकन उसके एक आदमी से मुलाकात हो गई थी। मेरा पुराना शनासा है, गपशप के दौरान ही ये सब पता चला। शायद वो आज भी वहाँ जाए। कमांडर नसरुल्लाह ने एक और इंकिशाफ किया। मैं हैरानी से उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ, क्या ये यकीनी बात है? मानी खेज लहजे में वो बोला, एक खबर मिली थी भाई, जो आपके सामने दोहरा दी। और बर्तन समेटने लगा। मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, शुक्रिया जनाब। मैं जानता था कि वो ये खबर मुझ तक क्यों पहुंचा रहा था। उसके जाने के बाद मैं थोड़ी देर तो शशोपंज में डूबा रहा कि वहां जाऊं या न जाऊं। आखिर में जाने का इरादा गालिब आ गया।
दिन के 10 साढ़े 10 होने को थे। मैं तैयार होकर बैठक से निकल आया। अगर रात को ये बात मालूम हुई होती तो शायद मैं पलवशा को भी बुलवा लेता। गो वो निरा सरदर्द ही थी, लेकिन कबील खान के खिलाफ काम करते वक्त उसका साथ होना जरूरी था। अलबत्ता उस वक्त उससे राब्ते का कोई जरिया नहीं था, इसलिए मैं अकेला ही चल पड़ा। तबाशुदा हवेली तक जाने का जो रास्ता पलवशा ने हमें दिखाया था वो आसान होने के साथ मुख्तसर भी था। 2-2:30 बजे तक मैं वहां पहुंच चुका था। घने दरख्तों और गुंजान झाड़ियों के दरमियान रास्ता बनाते हुए मैं चक्कर काटकर हवेली के अकब में मौजूद पहाड़ी के करीब पहुंचा। वहां बुलंदी से मैं हवेली की जगह का आसानी से जायजा ले सकता था। मैं दरख्तों के झुंड से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक धमाका हुआ। झटका लगा और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई गर्म अंगारा मेरे बाएं कंधे में घुस गया हो। मैं कूल्हों के बल नीचे गिरा और जल्दी से झाड़ियों में रेंग गया। यकीनन उस पहाड़ी पर कबील खान के आदमी मौजूद थे। मैं कुछ ज्यादा ही बेएहतियाती का मुजाहिरा कर बैठा था। मेरे हाथ में थामी हुई ड्रैगनॉफ को देखकर उन्होंने ललकारने की जरूरत महसूस नहीं की थी। इसका मतलब यही था कि कबील खान वहां पहुंचा हुआ था और उसके मुहाफिज चौकस थे। एक और ब्रस्ट फायर हुआ। गोलियां उसी झाड़ी की तरफ आई थी। मैं झुककर वहां से दूर हटने लगा। 15-20 गज दूर आकर मैं भल भल करते खून को रोकने के लिए जख्म पर अपनी चादर बांधने लगा। गोली गोश्त के अंदर ही रह गई थी। ये पहला मौका था कि मैं किसी की गोली का शिकार बना था। शुरू में गोली लगने की तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई थी, मगर उसके बाद लम्हा ब लम्हा दर्द बढ़ता जा रहा था। दूर मुझे किसी के चिल्लाकर कुछ कहने की आवाज आ रही थी। यकीनन उनकी तादाद काफी ज्यादा थी और मेरे लिए उनका मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। खासकर उस हालत में तो मैं राइफल चलाने के काबिल भी नहीं था। जख्म पर कपड़ा लपेटकर मैं वहां रुका नहीं था, क्योंकि जख्म से टपकते खून के कतरे मेरे छुपने की जगह को अफशा कर सकते थे और उस वक्त मेरे दिमाग कंधे की तकलीफ को भुलाकर जान बचाने की तजवीज सोचने में सरगर्दा था। चादर लपेटने के बाद खून बहना तकरीबन रुक गया था। जो थोड़ा बहुत निकल रहा था वो भी चादर में जज्ब होता जा रहा था। मैं तेज कदमों से वहां से दूर हटने लगा। अकबी जाने मुझे 2-3 ब्रस्ट सुनाई दिए। यकीनन वो खामखा गोलियां जाया कर रहे थे। दरख्तों की बहुतात और झाड़ियों के घने झुंड मेरे लिए बेहतरीन पनाहगाह थे। वो इतनी आसानी से मुझे नहीं ढूंढ सकते थे और जहां तक मेरा अंदाजा था कबील खान के जाती मुहाफिज मेरी तलाश में ज्यादा देर सर नहीं खपा सकते थे। मेरे कंधे का दर्द मुसलसल बढ़ता जा रहा था। राइफल से स्लिंग निकालकर मैंने गले में डाली और मजरूब बाजू को उसमें लटका लिया, क्योंकि किसी सहारे के न होने की वजह से जख्म में दर्द मजीद बढ़ रहा था। उस वक्त मेरा रुख उसी गार की तरफ था जहां मैंने पलवशा को जदोकोब करके उससे पूछगिछ की थी, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से मेरी रफ्तार में कमी आ गई थी। मुझे सख्त किस्म की नक्काहत महसूस होने लगी, लेकिन मैं आहिस्ता रवैये से चलता रहा। क्लैशनकोफ की गोली मेरे कंधे में मौजूद थी। अगर वो जल्दी बाहर ना निकाली जाती तो यकीनन गोली का जहर फैलकर मेरे कंधे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता था। उस वक्त मुझे किसी साथी की अशद जरूरत महसूस हुई। अगर पलवशा भी मेरे साथ मौजूद होती फिर भी मुझे काफी आसरा होता। पता नहीं वहां से पलवशा के साथ राब्ता मुमकिन था या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। अलबत्ता किसी बुलंद जगह पर जाकर मैं उस तक अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हो सकता था और उस वक्त मुझे उसकी अशद जरूरत थी। उससे मदद लेने का ख्याल आते ही मेरे जहन में 3-4 दिन पहले अपने कहे हुए अल्फाज गूंजे, जब उसने मुझसे मदद मांगते वक्त कहा था, देख लो राजा, हम दुश्मन सही पर कबील खान की मौत तक साथी हैं। किसी वक्त तुम्हें भी मुझसे काम पड़ सकता है। और जवाबन मैंने कहा था, तुम्हें काम बताने से पहले मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगा। उसकी तौहीन करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैंने इसके बावजूद उसका मुकम्मल साथ दिया था। मैंने खुद को तसल्ली दी। वक्फे वक्फे से क्लैशनकोफ के फायर की आवाज मेरे कान में पड़ रही थी। पलवशा ने जाते वक्त कहा था कि वो रात के 8 और 9 बजे के दरमियान आई कॉम ऑन करेगी और अब मुझे 8 बजने का इंतजार करना था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 4 बजने वाले थे। 8 बजने से 4 घंटे अब भी बकाया थे। उस वक्त मैं उस गार से जहां मैंने और सरदार ने बसेरा किया था 1.5-2 किलोमीटर ही दूर रहा हूँगा, मगर अपनी हालत के पेश नजर वो जरा सा फासला मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। लम्हा ब लम्हा मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ देर दम लेने के लिए मैंने नीचे बैठकर दरख्त के तने से टेक लगा ली। उसी वक्त मुझे अकब से किसी के बोलने की आवाज आई, अलका नो वापस हो, लड़को वापस चलो, वो भाग गया होगा। वो मेरे काफी करीब पहुंच गए थे। अपनी नकाहत और दर्द को पसे पुश्त डालकर मैं फौरन करीबी झाड़ी में रेंग गया। वो सरसरी अंदाज में दाएं बाएं देखते आ रहे थे, वरना वहाँ झाड़ियों के इतने झुंड थे कि उन्हें खंगालने की सूरत में वो अभी तक 10-15 गज आगे भी न बढ़ सके होते। एक और आदमी ने ख्याल जाहिर किया, वैसे उसे गोली तो लगी है, शायद ज्यादा दूर न जा सके। पहले वाले आदमी ने कहा, यार शाहजेब कह रहा था कि उसे गोली बाजू में लगी है, उसकी टांगे तो सलामत हैं और वो ये भी जानता है कि यहाँ रुकने की सूरत में उसकी मौत यकीनी है।
ایک اور آواز آئی، ویسے شاہزیب خان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، اسے کچھ قریب آنے دیتا تو بآسانی زندہ پکڑا جا سکتا تھا۔ چاروں تھوڑا سا پھیل کر ایک قطار میں آگے بڑھتے آ رہے تھے، میں دم سادھے اسی جگہ دبکا رہا۔ چلتے چلتے وہ کسی گھنے جھنڈ میں ایک دو چھوٹے چھوٹے برسٹ فائر کر دیتے، گویا دائیں بائیں پھیلے درختوں کے گھنے جھنڈوں کی وہ فائر ہی کے ذریعے چھان بین کرتے آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر گزرتے چلے گئے، لیکن وہاں سے وہ زیادہ آگے نہیں گئے تھے اور 50-60 گز آگے جا کر پیچھے مڑائے۔ واپسی پر ان میں سے ایک تو بالکل میرے پاس سے گزرا تھا، لیکن ان کا دھیان ایک دوسرے کی باتوں کی طرف تھا۔ ان کا تلاشی لینے کا انداز کسی ناپسندیدہ کام کو سر انجام دینے جیسا تھا، لگتا تھا وہ کسی ناگوار حکم کی بجا آوری کے لیے اس طرف آئے ہوں۔ ان کے گزر جانے کی تھوڑی دیر بعد تک میں لیٹا رہا اور پھر جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ میرے جسم کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا اور صحیح طریقے سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس وقت ضروری تھا کہ میں کسی قریبی آبادی کا رخ کرتا، مگر اس حالت میں وہاں سے انگور اڈے تک چل کر جانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ سب سے بہتر پلوشہ ہی سے رابطہ تھا، لیکن ایک تو اس سے بات کرنے کے لیے مجھے رات 8 بجے کا انتظار کرنا پڑتا، دوسرا وہاں جنگل میں مشکل تھی کہ اس سے بات ہو پاتی۔ اسے بات کرنے کے لیے میرا کسی بلندی پر پہنچنا ضروری تھا، اور اس وقت بدقسمتی سے میں ہموار زمین پر بمشکل چل پا رہا تھا، تو بلندی پر کیسے چڑھتا؟ مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں آہستہ روی سے قریبی پہاڑی کی طرف بڑھتا رہا۔ سب سے مناسب غار والی پہاڑی تھی۔ 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں مجھے 2-3 گھنٹے لگ گئے۔ جب میں غار سے 50-60 گز کے فاصلے پر پہنچا، اس وقت شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ میرے پاس اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے 1.5 گھنٹے کا وقت موجود تھا، لیکن اس وقت میری جو حالت تھی اس سے میں یا میرا رب کریم ہی واقف تھا۔ نقاہت، کمزوری، بخار اور درد کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں زیادہ دیر درد کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ صرف جان بچانے کی جبلت مجھے تحریک دیے ہوئے تھی۔ میں رینگنے کی رفتار سے بلندی کا سفر طے کرنے لگا۔ پہاڑی کی اونچائی پر چڑھتے وقت صحت مند شخص کا سانس پھول جاتا ہے، میں تو گھائل تھا۔ وہاں آکسیجن بھی کم تھی اور اس کے ساتھ بخار بھی مجھے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، گویا ایک ساتھ مجھ پر کئی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔